नमस्कार विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 के अंदर 5वां अध्याय। और 5वें अध्याय के अंदर हम पढ़ रहे थे क्या, लोकतंत्र के विभिन्न गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे। और गुणों के अंदर हम कितने गुण पढ़ चुके थे? 6 गुण पढ़ चुके थे। हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर कुल कितने गुण दे रखे हैं? 12 गुण दे रखे हैं। आज इस लेक्चर के अंदर हम जो बाकी जो बचे 6 गुण उनके ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद में अगर गुणों के बाद हम देखेंगे तो हमारे लोकतंत्र के कुछ दोष दिए हुए हैं। और उसके बाद में जो नेक्स्ट बिंदु दे रखा है वो दे रखा है लोकतंत्र के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, यानी ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती है, आवश्यक शर्तें हो सकती है जहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित करना संभव होता है, उनके ऊपर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यानी 2 या 3 लेक्चर के अंदर इस लेसन को हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं हमारी जो बची हुई जो लोकतंत्र की जो गुण है उनको देख लेते हैं। 6 गुण कल हमने पढ़ लिए थे। 6 गुणों की बात करें तो हमने पढ़ा था सार्वजनिक हित में वृद्धि, सार्वजनिक शिक्षा का साधन, समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। इसके अलावा हमने पढ़ा था विश्व शांति का समर्थक और शक्तिशाली शासन व्यवस्था। ये 6 गुण हम पढ़ चुके थे। इसके बाद में आज 7वां जो गुण देखते हैं वो कौन सा है। 7वें अगर मैं गुण की बात करूं तो 7वें गुण के अंदर हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र के अंदर क्या होता है। लोकतंत्र के अंदर क्रांति से क्या मिलती है? सुरक्षा। क्रांति से सुरक्षा। लोकतंत्र में किसी भी क्रांति होने की संभावना नहीं होती, क्रांति से सुरक्षा मिलती है। कैसे? देखो, जैसे हम लोकतंत्र से पहले की अगर बात करें, जैसे हम देखें राजतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था थी या फिर अधिनायकवाद शासन था, अधिनायकवाद, इन सब में क्या होता था, क्रांतियां होने की संभावनाएं रहती थी। क्योंकि जो राजा महाराजा होते थे, जो भी शासक हुआ करते थे, वो प्रजा का क्या करते थे? शोषण करते थे। ऐसी स्थिति में प्रजा क्या करती थी? किसी भी प्रकार की प्रजा इकट्ठी होकर क्रांति कर सकती थी, यानी क्रांतियां होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती थी। लेकिन लोकतंत्र में हमें इन सब से क्या मिल गया? छुटकारा। यानी लोकतंत्र में क्रांति जैसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती। और न होने का कारण यही होता है कि लोकतंत्र के अंदर जो शासन होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, प्रति उत्तरदायी होता है। अब इसमें क्या होता है कि जनता जो होती है वो क्या करती है? जनता अपनी विभिन्न समस्याओं को क्या कर सकती है? विभिन्न समस्याओं को क्या करती है? सरकार के सामने या अपने प्रतिनिधियों के सामने क्या कर सकती है? प्रकट कर सकती है। कहने का मतलब जनता को जो क्या होता है, खुलकर अपने विचार प्रकट करने की यहाँ पर क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। जनता खुलकर के अपने विचारों को प्रकट कर सकती है। इसके अलावा फिर क्या होता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही हम देखें तो जनता अगर क्या होती है, सरकार से या अपने प्रतिनिधि से जब असहमत होती है तो फिर जनता क्या करती है, जब आगे वापस जब भविष्य में चुनाव होते हैं तो वहाँ पर जनता क्या करती है, अपने जो असहमति जो प्रकट करती है वो मतदान के दौरान क्या करती है? असहमति प्रकट करती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जनता अगर किसी प्रतिनिधि से या शासन से असंतुष्ट होती है तो उन सबको वो क्या करती है? उन सबको वो चुनाव के दौरान क्या करती है? उन सबको प्रकट करती है। यानी यहाँ पर किसी प्रकार की क्रांति होने की क्या नहीं रहती? संभावना नहीं रहती है। ये होती है आपकी 7 नंबर की विशेषता। 8 नंबर पे देखें हम तो लोकतंत्र किस में विश्वास करता है? संविधानवाद में आस्था। संविधानवाद में आस्था। लोकतंत्र किस में विश्वास करता है? लोकतंत्र संविधानवाद में क्या करता है? विश्वास करता है। विश्वास करता है। लोकतंत्र किस में विश्वास करता है? समान विधि या कानून में क्या करता है? कानून में विश्वास करता है। समान विधि व कानून में क्या करता है? विश्वास करता है। इसके अलावा क्या होता है इसमें, यानी लोकतंत्र में व्यक्ति को क्या दी जाती है? व्यक्ति को
पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता में ये क्या करता है, विश्वास करता है, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि संविधानवाद में निरंकुश शासन जो होता है उसके विपरीत ये सीमित शासन में विश्वास करता है। जबकि निरंकुश शासन में क्या होता है, निरंकुश शासन सीमित शासन में विश्वास नहीं करता, जबकि लोकतंत्र जो होता है वो सीमित शासन में क्या करता है, विश्वास करता है। सीमित शासन में विश्वास करता है, यानी हम देखें तो लोकतंत्र से पहले की स्थिति देखें, स्वयं राजतंत्र हो या आपका अधिनायकवाद हो, उसमें क्या होता था, उसमें किसी प्रकार का जो कानून होता था वो समान नहीं था, सब नागरिकों के लिए समान नहीं था। क्यों? क्योंकि राजाओं के राज थे, किसी एक व्यक्ति का शासन होता था और वह व्यक्ति जैसा समझे उस प्रकार से ही क्या किया जाता था, कानून लागू किया जाता था। लेकिन यहाँ पर सब क्या होता है, व्यक्ति एकदम से स्वतंत्र होता है, व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है, संविधानवाद में विश्वास करता है, सबके लिए समान कानून है, समान विधियाँ बनी है सबके लिए, और यह निरंकुश शासन की बजाय किस में विश्वास करता है, सीमित शासन में क्या करता है, विश्वास करता है। ये हो जाती है आपकी 8वीं विशेषता। तो 7वीं थी क्रांति से सुरक्षा और 8वीं आपकी है संविधानवाद में आस्था। 9वीं विशेषता की बात करें तो 9वीं विशेषता है आपके कला, साहित्य, संस्कृति, और 9 नंबर की विशेषता है कला, साहित्य, संस्कृति एवं विज्ञान की प्रगति में सहायक, यानी जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी वहाँ पर आप देखोगे, वहाँ पर कला, विज्ञान, संस्कृति, विज्ञान, साहित्य, इन सब को क्या दिया जाता है, प्रश्रय दिया जाता है। इन सब को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, सहायता दी जाती है। जबकि इससे पहले की बात करें हम तो उसमें क्या होता था, राजतंत्र था, अधिनायकवाद था, कुलीन तंत्र था। उसमें क्या था, राजतंत्र, अधिनायकवाद, कुलीन तंत्र, इन सब में क्या था, इन सब में व्यक्ति को अपने में विचारों की व कर्मों की क्या नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी। विचारों व कर्मों की क्या नहीं होती थी, स्वतंत्रता नहीं होती थी, कर्मों की स्वतंत्रता नहीं थी। जबकि लोकतंत्र में हम बात करें तो लोकतंत्र में आज कला हो, चाहे साहित्य हो, संस्कृति हो, विज्ञान हो, इन सब को प्रगतिशील करने में या इनकी प्रगति में क्या किया जाता है, उनको सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। जबकि पहले क्या होता था, पहले राजतंत्रात्मक शासन जो व्यवस्था होती थी उसमें क्या होता था, ये सारे जो भी कला, विज्ञान, संस्कृति थी, इन सब को करने के लिए कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों और कर्मों को करने के लिए क्या नहीं होती थी, उनको स्वतंत्रता नहीं थी। यानी राजा की अनुमति के बिना, शासक की अनुमति के बिना आप किसी भी प्रकार का कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान को क्या नहीं कर सकते, इनके उत्थान में या ऐसा कोई काम आप राज्य में नहीं कर सकते थे। जबकि आपको लोकतंत्र ये सब क्या करने की आज़ादी देता है, यानी आप इन सब को कर सकते हो, ऐसी लोकतंत्र आपको क्या करता है, आज़ादी देता है। तो ये आपकी कौन सी विशेषता हो जाती है, 9 नंबर की विशेषता हो जाती है। 10वीं जो विशेषता है वो हम देखें, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा। लोकतंत्र हमें किसकी शिक्षा देता है, राष्ट्र प्रेम की क्या करता है, शिक्षा देता है। लोकतंत्र के अंदर हम देखें तो लोकतंत्र में शासन किसके अधीन था, शासन जनता के अधीन संचालित होता था। यानी प्रत्येक जो जनता होती थी उस जनता के अंदर अपने देश के प्रति क्या होता था, अपने देश के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना होती थी। देश के प्रति
राष्ट्र प्रेम व अपनत्व की क्या होती थी? अपनत्व की भावना होती थी, भावना होती है। यानी लोकतंत्र हमें कौन सी शिक्षा देता है? राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है। कैसे? कि हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र के अंदर शासन जनता के अधीन संचालित होता है, शासन जनता के प्रति ही क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो यानी शासन जो होता है वो क्या नहीं होता है? किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं होता, यानी किसी एक व्यक्ति का क्या नहीं होता? एक व्यक्ति या शासक का शासन नहीं होता, शासक का शासन नहीं होता, शासन नहीं होता, जबकि राज्य की संपूर्ण जनता का क्या होता है? शासन होता है। ऐसी स्थिति में जब संपूर्ण जनता अपने राज्य में निवास करती है तो जनता में अपने राज्य के प्रति क्या होता है? प्रेम की भावना पैदा होती है, राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ती है और अपने देश के प्रति अपनत्व की भावना क्या होती है? बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो लोकतंत्र है वो हमें किसकी शिक्षा दे रहा है? राष्ट्र प्रेम की शिक्षा दे रहा है। ये हो जाएगी आपकी कौन सी विशेषता? 10वीं विशेषता। उसके बाद में 11वीं और 12वीं विशेषता देखते हैं। तो नेक्स्ट की अगर बात करें तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक कार्यकुशल शासन है। कार्यकुशल शासन कैसे हो जाता है वो देखते हैं। 11वां जो गुण है वो आपके कार्यकुशल शासन, कार्यकुशल शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वो क्या होती है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कार्यकुशल शासन व्यवस्था होती है। कार्यकुशल शासन व्यवस्था होती है। कार्यकुशल शासन व्यवस्था होती है। अब लोकतंत्र कार्यकुशल शासन व्यवस्था कैसे होती है? तो हम कैसे पता लगाएं कि लोकतंत्र होता है वो कार्यकुशल शासन व्यवस्था होती है? तो इसके अंदर हम देखें तो क्या होता है? संपूर्ण शासन है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? संपूर्ण शासन किसके प्रति उत्तरदायी है? जनता के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति उत्तरदायी है। इसके अलावा शासन को चलाने में जनता का भी पूर्ण क्या रहता है? जनता का पूर्ण सहयोग रहता है। कार्यकुशल शासन इसलिए बन जाता है कि सरकार को शासन चलाने के लिए जनता भी क्या करती है? सपोर्ट करती है। यानी जनता का भी पूर्ण रूप से क्या रहता है? सहयोग रहता है। यानी ऐसी स्थिति में बात करें तो शासन पहली बात तो जनता के अधीन ही संचालित हो रहा है। दूसरी बात, जनता भी बढ़ चढ़ करके अपना पूर्ण क्या करती है? सहयोग देती है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र है वो क्या बन जाता है? कार्यकुशल शासन बन जाता है। यह आपके 11वीं विशेषता। और 12वीं विशेषता की बात करें, 12वीं और अंतिम जो विशेषता है वह आपके नैतिक शिक्षा का साधन, नैतिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र नैतिक शिक्षा का साधन है। लोकतंत्र नैतिक शिक्षा का क्या होता है? साधन है। लोकतंत्र हमें क्या सिखाता है? लोकतंत्र हमें नैतिक शिक्षा सिखाता है। यानी राज्य के अंदर हमें किस प्रकार से रहना है, इन सब नैतिक शिक्षा का जो गुण हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? लोकतंत्र से मिलता है। अगर हम देखें तो लोवेल ने कहा था कि लोकतंत्र है वो क्या है? लोवेल के अनुसार अगर बात करें तो लोकतंत्र पवित्रता व नैतिकता का क्या है? साधन है। लोकतंत्र
पवित्रता व नैतिकता का क्या है, साधन है। जबकि अगर बात करें ब्राइस के अनुसार, तो ब्राइस ने क्या कहा कि लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में व्यक्तियों को विभिन्न राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक क्या मिलते हैं, राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। यानी जहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी वहाँ पर व्यक्तियों को विभिन्न क्या मिलेंगे, राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। और व्यक्तियों को जब राजनीतिक अधिकार मिलेंगे तो इससे उनके व्यक्तित्व में क्या होगा, राजनीतिक अधिकार मिलते हैं जिनसे उनके व्यक्तित्व का क्या होता है, जिनसे उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। क्योंकि आपको पूर्ण रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी तो आपके व्यक्तित्व का फिर क्या होगा, विकास होगा। तो व्यक्तित्व का विकास होता है। यह है आपके अंतिम और 12वां गुण, नैतिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र हमें नैतिक शिक्षा देता है, नैतिक शिक्षा का साधन माना जाता है। हम सारे एक राज्य के अंदर अच्छे आचार व्यवहार और अच्छे ढंग से रहते हैं तो ये हमें क्या है, कौन सिखाता है, लोकतंत्र सिखाता है। लोवेल के अनुसार लोकतंत्र जो है वो क्या है, पवित्रता व नैतिकता का क्या माना जाता है, साधन माना जाता है। इसके अलावा ब्राइस महोदय ने कहा था कि लोकतंत्र में क्या होता है, व्यक्तियों को विभिन्न राजनीतिक अधिकार मिलते हैं और व्यक्तियों को जब विभिन्न राजनीतिक अधिकार मिलेंगे तो ऐसी स्थिति में व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास होता है। तो इस प्रकार से हमारी जो पाठ्य पुस्तक में जो 12 गुण दे रखे थे लोकतंत्र की वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में 2 और बिंदु आपके जो बचे हैं, यानी इसके नेक्स्ट आपके लोकतंत्र के कुछ गुण दे रखे हैं, दोष दे रखे हैं और उसके बाद में दे रखी है कि लोकतंत्र को किन किन परिस्थितियों में स्थापित किया जा सकता है, उनके लिए कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को हम 2 या 3 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।